नागपुर के प्रभाग 22 से एक बड़ी खबर। नागपुर के प्रभाग 22 में बीजेपी बनाम आरएसएस। प्रभाग 22 में ही सरसंचालक मोहन भागवत का वोटिंग। नागपुर के प्रभाग 22 से फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार निनाद दीक्षित ने मचाया हाहाकार। नागपुर के प्रभाग 22 से 25 वर्षीय युवा आरएसएस स्वयंसेवक निनाद दीक्षित ने फॉरवर्ड ब्लॉक से भरा पर्चा। प्रभाग 22 के प्रत्याशी निनाद दीक्षित हमारे साथ मौजूद है। इनकी एक रोचक कहानी है। बचपन से ही निनाद को खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट रहा है। साथ ही साथ हमने देखा है कि किस तरीके से ये स्वयं सेवक के तौर पे बचपन से शाखा में भी जाते रहे हैं। लेकिन अभी आपको आरएसएस का नाम सुनकर ये लग रहा होगा कि निनाद दीक्षित बीजेपी की तरफ से खड़े हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि निनाद दीक्षित एक फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से खड़े हो रहे हैं, उनके इलेक्शन सिंबल पे खड़े हो रहे हैं। आइए हम लोग उनसे बातचीत करते हैं कि उनके ये जो 22वां नंबर प्रभाग है उसको लेकर इनकी क्या विजन है, किस तरीके से ये आने वाले समय में इनके प्रभाग को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सर, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप बचपन से है मलखम्ब वगैरह काफ़ी आप खेलते आ रहे हैं, शाखा में जाते आ रहे हैं। सबसे पहले लोगों को लगता है कि जो शाखा वगैरह में जाता है उनका ज़ाहिरी तौर पे है कि वो बीजेपी से ही टिकट ले, लेकिन आप फॉरवर्ड ब्लॉक के सिंबल पे लड़ रहे हैं, इसका थोड़ा सा बताइए। नहीं, बीजेपी से ये तो आपका वो परसेप्शन है कि कोई भी स्वयंसेवक जो रहेगा वो बीजेपी से ही लड़ेगा। पर मैंने कहीं ऐसा गाइडलाइन सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं है कि यदि आप स्वयंसेवक हो तो बीजेपी से ही चुनाव लड़ना चाहिए। और आई बात मैं किससे चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं नागरिक समिति प्रभाग 22 से चुनाव लड़ रहा हूँ। नागरिकों ने यहाँ पे एक समिति बनाई और उसके माध्यम से वो मुझे चुनाव यहाँ पे लड़ा रहे हैं। और दूसरी बात, मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक इस पार्टी ने उनका चुनाव चिन्ह दिया है शेर। और ये तो अब जनरल परसेप्शन है कि लोग बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रयास भी किया है और मैंने तो टिकट भी नहीं मांगी। आपको आपके प्रभाग 22 को लेकर आपके क्या विजन है? अगर आप चुन के आते हैं तो आप किन मुद्दों को सबसे पहले हाईलाइट करना चाहते हैं, किन पे वर्क करना चाहते हैं? देखिए, मैंने कुछ ऐसे बहुत फैंसी मुद्दे नहीं रखे। मैंने 9 विषय संकल्पित किए हैं वहाँ पे, 9 निश्चय के स्वरूप में। जो हमारा परिपत्रक भी है उसमें आधे परिपत्रक के पार्ट में हमारे चुनाव चिन्ह और मेरे बारे में लिखा गया है और आधे में वो 9 निश्चय लिखे गए हैं। और उन 9 निश्चयों को लेके ही हम इस चुनाव में जा रहे हैं। वो 9 ही निश्चय पूरे सभी प्राथमिक विषय हैं। जो यहाँ पे एक साधारण प्रशासन पे जो नियंत्रण होना चाहिए वो नगर सेवकों का नियंत्रण अच्छा किया जाएगा। यहाँ पे जो OCW आप देखिए, MSCB देखिए, वहाँ का जो प्रशासन है वो नेताओं की सुनता नहीं है, वो प्रतिनिधियों की सुनता नहीं है। यहाँ पे अभी भी छोटे व्यावसायिकों को बड़ी दिक्कत आती है। यहाँ पे अच्छे क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। यहाँ पे अच्छे 24/7 चलने वाले स्पर्धा परीक्षा पूरक वाचनालयों की निर्मिति नहीं है। तो ऐसे कुछ विषयों को लेके, ऐसे 9 संकल्पों को लेके हम इस चुनावी मैदान में आए। जो मुद्दे एक नगर सेवक कर सकता है, जो उसके प्राथमिक दायित्व है, उन्हीं विषयों को लेके हम यहाँ पे उतरे। हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया है कि मट्टीपुरा को मेलबंद कर देंगे। हमने जो हो सकता है, जो प्राथमिकता से हम करेंगे, उन विषयों को वहाँ पे लिखा है। हमने एक ये धारणा बना के रखी है कि अगर कोई पॉलिटिशियन है या कोई नगर सेवक है या फिर कोई आमदार है, उनकी एज थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। हम सीनियर लीडर्स चुनते हैं, जबकि नगर सेवक मेरे हिसाब से थोड़ा यंग होना चाहिए, क्योंकि उसको हमेशा तत्पर होना चाहिए होता है। तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि आप यंग है, काफ़ी युवा नेता है? नहीं, इसका मतलब एक शब्द USP वो है मेरा कि मैं यंग हूँ, क्योंकि 25 साल का हूँ तो दौड़ सकता हूँ ज़्यादा। अब प्रचार में भी जा रहा हूँ तो एक बात आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी हो या बड़े कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो प्रचार रैलियाँ करती है, ठीक है, प्रचार यात्राएं, पद यात्राएं करती है। तो वो नीचे नीचे से अपने एक परिसर के एक रूट फिक्स करके वैसे उनकी पद यात्रा होती है। क्योंकि हम सब युवा हैं, मेरे जो दोस्त हैं लगभग सब खिलाड़ी हैं, तो हमने ये सोचा है कि हम पद यात्रा नहीं करेंगे, बस नारा देते हुए चले गए, ऐसा नहीं करेंगे। यदि 10 मंजिली इमारत है तो वहाँ पे जाएंगे, यदि 5 मंजिली इमारत है तो वहाँ पे जाएंगे, सबसे मिलेंगे, हर घर जाएंगे, हो सके उतने सभी घरों को हम विजिट करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आज जैसे आज नवापुरा परिसर है,
तो नवाबपुरा परिसर का एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे निनाद दीक्षित नहीं गया। निनाद दीक्षित खुद जाएंगे, पत्रक देंगे, अपना जो मैनिफेस्टो है, नौ निश्चय, वो बतलाएंगे और उन विषयों पे एक 20 सेकंड कम से कम चर्चा करके वहाँ से मैं लौटूंगा। तो ऐसा करके, ऐसा प्रयास करके मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ और ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि मैं युवा हूँ, एक शारीरिक क्षमता मुझे उतना करने के लिए एक अनुमति देती है, तो उसका तो मुझे फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ऐसा है कि लोग भी ये बोलने लग गए अभी कि यार बहुत हो गए वो पुराने पुराने, अब कोई नया चाहिए। तो युवा होने का एक बेनिफिट ऐसा भी आ रहा है कि लोग सारे चीज़ों से बाहर निकल के, सारे बंधनों से बाहर निकल के, कोई ये बंधन नहीं रख रहा है कि इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है, इसका रंग क्या है, कौन सा, इसकी भाषा कौन सी है। ये सब बंधनों से बाहर निकल के यार ये युवा, इसको संधि देनी चाहिए, इसको एक हम चांस दे के देखेंगे। तो ऐसे स्वरूप में लोग उसको ले रहे हैं। हम लोग जैसे देखते हैं कि जो एक बार नगर सेवक बन जाता है वो जनता से वादे तो काफ़ी करता है बनने से पहले, लेकिन उसके बाद में शायद वो नगर सेवक, कई बार हमने मिसिंग के पोस्टर्स भी देखे, कई बार लोगों का प्रतिशोध का सामना भी करते हुए देखा। जो आप हो, इसमें क्या अलग आप करोगे अगर आप जीत के आते हैं? तो क्या जनता से वही लगाव, वही जुड़ाव मौजूद रहेगा? देखिए, अब वो तो समय बताएगा। मतलब मैं तो लोगों से भी बात करते वक्त यही बोल रहा हूँ कि यदि आपको लेता, क्योंकि लोगों में इतनी असंतुष्टि है कि कोई नया युवा भी आए और वो बताए कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा, आप मुझे एक बार एक ये चांस दे के देखिए। तो बोलते कि नहीं यार, ऐसा तो वादे सब करते हैं, तुम भी वैसे ही वादे कर रहे हो। तो वो तो ऐसा है कि लोग जब तक चांस नहीं देंगे, मैं काम पे उतरूँगा नहीं, मुझे काम करने की संधि नहीं मिलती, तब तक तो वो बता ही नहीं सकते। और मेरा एक स्वभाव है कि मैं अगर किसी चीज़ को पकड़ लेता हूँ ना, तो बहुत कस के पकड़ता हूँ, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। फिर मैं बड़ा पक्का इंसान हूँ। तो अगर मैंने ठान लिया है कि मुझे 5 साल प्रभाग के लिए देने, तो सिर्फ प्रभाग के लिए देने, बाकी दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है फिर मेरे जीवन में कोई। क्या आपको पॉलिटिक्स में इससे पहले भी कोई रुचि थी, या फिर ये जो आप पॉलिटिकल माहौल देख रहे हैं नागपुर में, जिस तरीके से लोग परेशान हैं, लोगों को तकलीफ़ें हो रही है, कई जगह लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं क्योंकि इतना काम चल रहा है और उसको अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया जा रहा है, तो क्या इस वजह से आपने डिसीजन लिया या फिर आप पहले से पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट था? नहीं, ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन हमारी समिति का डिसीजन है कि निनाद दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा जाए। उन्हें ऐसा लगा कि योग्यता के अनुसार या फिर एक एक जो जनसंपर्क है उसके अनुसार निनाद दीक्षित अपने यहाँ सबसे योग्य कैंडिडेट हो सकता है, उम्मीदवार हो सकता है। तो उन्होंने ये निश्चय लिया कि निनाद, ये जो हम प्रयास कर रहे हैं 2-3 महीनों से, उसका चेहरा आप बनिए और आप चुनावी मैदान में जाइए। तो उनकी समिति का वो आदेश था, तो उसका पालन हुआ। बाकी अपनी रुचि होना न होना ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो निश्चय हमने किए हैं उन पे संकल्पित रहे और उनके लिए अकाउंटेबल रहे। क्या आपको बीजेपी या आरएसएस किसी का इसमें से फ़ोन आया था, या कोई बड़े अधिकारी का फ़ोन आया कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए, या फिर आप क्यों बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं, या फिर क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, बीजेपी और आरएसएस को एक वाक्य में बोल देना मुझे लगता है कि गलत होगा। एक नहीं है बीजेपी और आरएसएस, बीजेपी का अधिकारी और आरएसएस का अधिकारी, उसमें मतलब आप उसे एक वाक्य में नहीं बोल सकते। आरएसएस की ओर से तो मुझे ऐसा कुछ नहीं आया कि या तो आप चुनाव में लड़िए या तो चुनाव मत लड़िए। अधिकृत तौर पे आरएसएस इस पे कुछ नहीं कहता। जो मेरे संबंधित प्रचारक रहे होंगे, जो मेरे संबंधित अधिकारी स्वयंसेवक है, उनका व्यक्तिगत तौर पे मुझे फ़ोन आना तो स्वाभाविक है और उन्होंने शुभकामनाएँ दी और उन्होंने कहा है कि हमारी भी कोई, यदि आपको मदद लगेगी तो हम करेंगे। पर वो व्यक्तिगत तौर पे, वो कोई संघ का अधिकृत स्टैंड नहीं होता है। और बीजेपी की ओर से तो कुछ फ़ोन आना स्वाभाविक था कि आप इलेक्शन में मत लड़िए। उनको लगता है ऐसा कि जब अगर निनाद दीक्षित चुनाव में लड़ेगा तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ बीजेपी को लोगों को लगता है। तो वो उस कारण उन्होंने फ़ोन किया होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उनको नुकसान नहीं है, नुकसान उन सभी पार्टियों को है जिन्होंने इस प्रभाग को दुर्लक्षित रखा है। ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी को वोट देने वाले थे वही मुझे वोट देंगे। मुझे वो भी वोट देंगे जो कांग्रेस को वोट देने वाले थे, वो भी वोट देंगे जो बीजेपी को वोट देने वाले थे, वो भी वोट देंगे जो स्विंगिंग वोटर्स है। हमारा सबसे बड़ा पूल वही रहेगा। 30% के आसपास हमें वोट कम से कम
वो स्विंगिंग वोटर्स में से ही मिलेगा, क्योंकि 51% यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि जो स्विंगिंग वोटर है, जो बीजेपी को भी वोट नहीं करते हैं, ना कांग्रेस को वोट करते हैं। तो हमारा तो टारगेट ऑडियंस ही वही है। तो ऐसा है कि किसी को भी नुकसान हो, हम किसी को नुकसान होने के लिए ये नहीं कर रहे। हम तो कर रहे हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो हमने डिसाइड किया था, लोगों को यही कह रहे हैं कि हमारा मैनिफेस्टो आपको ठीक लगे, हमारा प्रयास आपको ठीक लगे, तो एक वोट शेर चुनाव चिन्ह पे युवाओं के लिए, युवाओं के परिश्रम के लिए और युवाओं के प्रयास के लिए दीजिए। आपके पल्ले निराशा नहीं पड़ेगी, ये जिम्मेदारी निनाद दीक्षित की रहेगी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, ये जो प्रभाग 22 है इसमें कई सारी समस्याएं हैं, गलियां संकरी सी है, इसके अलावा सीवर लाइन का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, पानी भर जाता है। इन सब चीज़ों के लिए निनाद दीक्षित के मन में क्या रोड मैप है, आखिरी हमारी जनता को अगर बता सकें। देखिए, ये तो समस्या है ही नहीं, ये बनाई गई है। मतलब जो आपने कहा कि पानी भर जाता है, ये समस्या थी नहीं यहाँ पे, ये बनाई गई है। घर जो है वो नीचे आ गए और गट्टू और सीमेंट ऊपर आ गए, तो ये तो समस्या बनाई गई है। अब मेरी क्षमता में कितना, मेरे दायरे में कितना काम उसका आता है कि मैं क्या क्या उस पर सोल्यूशंस कर सकता हूँ, ये तो जब मैं पदभार स्वीकारूँगा तो मुझे ज़्यादा बेहतरी से पता चलेगा। पर हमारा इंटेंट तो ये है कि इन विषयों को सबसे प्राथमिक तौर पे ठीक किया जाए। हमारा इंटेंट वो है, पर एक नगर सेवक को उसकी कितनी अथॉरिटी होती है, उसका कितना अधिकार क्षेत्र होता है, वो तो अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें वो पता चलेगा। पर मेरा इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन ये है कि बाकी सब चीज़ें बाद में हो सकती है। पहले जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है, गटर लाइन, सीवर लाइन का समस्या है, और जो बारिश होने के बाद पानी भर जाना है, उन विषयों को प्राथमिकता से सुलझाया जाएगा। तो ये थे प्रभाग 22 के युवा उम्मीदवार निनाद दीक्षित, जो कि कुछ नई सोच राजनीति में लेकर आना चाह रहे हैं। जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी पहले कोई नगर सेवक बनता है, फिर उसका बेटा बनता है, फिर उसका पोता बनता है, लेकिन इस कड़ी को कहीं ना कहीं तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं निनाद दीक्षित। और साफ तौर से इनका यही मानना है कि अगर ये चुनकर आते हैं तो उसके बाद ये जनता के साथ में जिस तरीके से व्यवहार करेंगे, अभी जिस तरीके से कर रहे हैं, वही व्यवहार इनका रहने का रहेगा। और इसके अलावा जो इनका प्रभाग है, उसको वो जितनी गलत चीज़ें हैं उस प्रभाग में हुई, उसको सब निपटारा वो जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। अब आने वाला वक्त, क्या जनता भरोसा जताएगी एक युवा चेहरे पे, जो कि लीग से हटकर थोड़ा सा पॉलिटिक्स में आके जब सामने आ रहे हैं, तो ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि काफ़ी सारे युवा भी निनाद दीक्षित के साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो भी कहीं ना कहीं निनाद दीक्षित के नाम से आज भी वाकिफ़ होते जा रहे हैं। देखना यह है कि जनता किस वक्त और कैसे भरोसा करती है, और 15-16 तारीख को ये निर्णय सामने आएगा।